हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति अर्थात ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की। दोस्तों, प्रकाश के कुछ प्रभाव ऐसे थे जिनकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार आसानी से की जा सकती थी। उन प्रभावों में थे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। ये वो सभी प्रभाव हैं जिनकी व्याख्या प्रकाश को तरंग मानते हुए की जा सकती थी। दोस्तों, इसके बाद प्रकाश के कुछ प्रभाव ऐसे हुए जिनकी व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत असमर्थ था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ था। इसके अलावा क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, जीमान प्रभाव, ये वो सभी प्रभाव हैं जिनकी व्याख्या करने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत असमर्थ था। फिर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण दिया और उसके आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई, फोटोन की अवधारणा प्रस्तुत की गई और प्रकाश को कणीय प्रकृति का मान लिया गया। इन सभी के आधार पर डी ब्रॉगली ने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट हुए। डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंग होते हुए भी कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार गतिशील कण भी तरंग ये गुण प्रदर्शित करते हैं, तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ऐसा किसने कहा? डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक ने कहा दोस्तों। और अपनी यह उसकी परिकल्पना थी। उसके आधार पर उसने कोई भी गतिशील कण हो जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसके लिए तरंग दैर्घ्य निकाल के दी, जिनको डी ब्रॉगली ने गतिशील कणों से संबद्ध जो तरंगे थी उनको डी ब्रॉगली तरंग नाम दिया। उनसे संबंधित जो तरंगे थी उनको डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहा गया। ठीक है, तो डी ब्रॉगली की जो तरंग थी उनको डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग भी हम कह देते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली कहता है कि मान लो कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान का कोई कण गतिशील है। ठीक है, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से हमारे पास होता है E = mc²। मान लो फोटोन के लिए ही हम बात करें। ठीक है, E = mc², ये इक्वेशन फर्स्ट आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से है, ऐसा हमारे पास। ठीक है, फोटोन की आइंस्टीन के अनुसार जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? वो होगी आपके पास E = hν। समीकरण 2। दोस्तों, दोनों ही ऊर्जा के मान हैं, इनकी तुलना की जा सकती है। तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों से जब हम इनकी तुलना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा mc² = hν। यहां पर न्यू जो है वो होता है c/λ। हम कह सकते हैं कि सिंस न्यू = c/λ, न्यू आवृत्ति है, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे mc² = hc/λ। स्क्वायर ये c से एक c कट जाएगा, आपके पास mc = h/λ। ठीक है, m द्रव्यमान है फोटोन का, c उसका वेग है। द्रव्यमान गुणा में वेग क्या होगा? संवेग, मोमेंटम। तो आप कह दोगे कि सिंस m × c = p, क्या है यह? संवेग है। क्या है यह? संवेग है दोस्तों। तो आप यहां लिख दोगे p = h/λ। p आपके पास क्या आ जाएगा? h/λ। और यहां से डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य λ आ जाएगी h/p। यदि कण का आपको संवेग पता है तो आप डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की गणना आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये डी ब्रॉगली परिकल्पना थी जिसमें डी ब्रॉगली ने क्या कहा, दोबारा से सुनिए एक बार। डी ब्रॉगली कहते हैं कि जिस प्रकार से तरंग कणीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में, क्रॉम्पटन प्रभाव में, जीमान प्रभाव में, इसी प्रकार हर गतिशील कण से संबद्ध कोई तरंग अवश्य होगी और उन्हें द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, और उनकी तरंग दैर्घ्य उन्होंने इस प्रकार से निकाल के बताई कि λ = h/p। यहां p कण का संवेग है। अगर हमने फोटोन को लेकर व्युत्पन्न किया है तो ये फोटोन का संवेग है, या कोई भी द्रव्य कण रहेगा यह उसका संवेग रहेगा।
यहां आप इसके मान में वृद्धि कर दें, p के मान में अगर वृद्धि कर देंगे तो आपकी तरंग दैर्घ्य क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए बहुत बड़े आकार के जो कण होंगे उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत सूक्ष्म होगी, जिसकी गणना करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये डी ब्रॉगली की परिकल्पना थी। अब ऊर्जा के रूप में यदि आपको कण की गतिज ऊर्जा पता हो, अभी तक आपने क्या देखा है कि यहाँ पे आपको लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी संवेग के रूप में तरंग दैर्घ्य पता है। अब यदि कण की गतिज ऊर्जा पता हो तो हम गणना करेंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का हमारे पास सूत्र क्या है, हमारे पास आ चुका है लैम्डा इक्वल्स टू, हमारे पास अभी तक सूत्र आ चुका है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। यदि कण की गतिज ऊर्जा E है, E क्या है, यहां पर कण की गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपके पास होगी E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका समीकरण पहले एक डाल रखा है आपने। ये डी ब्रॉगली के अनुसार क्या है, आपकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र है। कण की गतिज ऊर्जा E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर है। तो देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसको E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू में m अपॉन m, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, m अपॉन m 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास यहां आ जाएगा E इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये नीचे वाले m को यहां लिख दो आप। ठीक है, m इंटू वी द्रव्यमान गुणा में वेग, हम कह देंगे यहां कि सेंस m v इक्वल्स टू p संवेग होता है। ठीक है, और m स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद v स्क्वायर इक्वल्स टू संवेग का स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास E गतिज ऊर्जा की वैल्यू आई p स्क्वायर। ठीक है, और p स्क्वायर संवेग का वर्ग आपके पास आ गया 2me। E क्या है, गतिज ऊर्जा है किसी कण की, और P इक्वल्स टू अंडर रूट 2me। P का मान ये आ गया आपके पास, P इक्वल्स टू अंडर रूट 2me। इस समीकरण 1 में P का यह मान रख दो। समीकरण 1 से आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2me। यदि आपको कण की गतिज ऊर्जा पता है तो आप डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य यहां से निकाल सकते हैं, और यदि आपको कण का संवेग पता है तो आप डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर डी ब्रॉगली ने अपनी तरंग दैर्घ्य की गणना की, और ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहलाता है, डी ब्रॉगली परिकल्पना कहलाती है, जिसके अनुसार तरंग दैर्घ्य के दो मान निकल कर आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये संवेग के रूप में है, ये आपको गतिज ऊर्जा के रूप में है। थैंक यू स्टूडेंट्स।